Swamiji is here. Just a sec. Just a sec. Can we? I hope you suffer from thyroid and related problems, ma'am. Give me a thumbs up. Okay. So I'll put you in spotlight. I hope you are comfortable with that. I'll ask you to unmute. Unmute करेंगे अपने आप को. हाँ, you can tell your problem briefly. एक्चुअली थायराइड है बेटी के बर्थ के बाद से। तो मैंने अभी जस्ट जो टेस्ट कराया था उसमें T3 T4 नॉर्मल था और TSH भी 4 है। इससे पहले तक मैं हमेशा दवाई ले रही थी, तो इस बार मेरा TSH 4 था। तो मैं भी डॉक्टर को दिखाने ही नहीं गई कि मैं दवाई छोड़ दूं कि लूं। ये कंफ्यूजन में मैंने आधा कर दिया, 25 mg से ले रही हूँ और नॉर्मल रेंज में आए तो शायद मुझे छोड़ देनी चाहिए थी। तो वो कंफ्यूजन में मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। अह, एक इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ में शेयर करता हूँ जो भी यहाँ पे है। ओके। ये डेटा कहता है कि 90% से ज़्यादा लेडीज़ को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, जो कि जिनको बोला गया है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। पहली बात, ज़्यादातर लोगों का TSH में प्रॉब्लम आती है। तो TSH का फुल फॉर्म गूगल करके पढ़िए, उसमें लिखा क्या मिलेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ये कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है? आपके ब्रेन के पिछले हिस्से में, हाइपोथैलेमस एक जगह है नीचे, उसके ऊपर की तरफ में। तो इसका थायराइड से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये रिलीज कब होता? इसके ज्यादा रिलीज होने का एक कारण होता है, इसे कहते हैं एड्रीनल ओवर एक्टिविटी। जब आपके शरीर में कोई खतरा आता है ना, तो उस समय TSH का रिलीज ज्यादा होता है, यानी एड्रीनल ओवर एक्टिविटी की वजह से। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर दो छोटी छोटी थैलियां होती हैं। अब इसमें अभी तक भी थायराइड का कोई सीन नहीं आ रहा। लेकिन इसका कोरिलेशन जरा समझने की कोशिश कीजिए, प्रॉब्लम समझने की। देखो, थायराइड तो ठीक होगा नहीं ना, आपको बोल दिया है कि थायराइड तो प्रॉब्लम है, वो तो ठीक होगा नहीं। तो आप आते जाओ जाते जाओ, गोली लेते जाओ, छोड़ते जाओ, फिर ले लो, फिर छोड़, मतलब। अच्छा, क्यों होता है ये भी नहीं मालूम है। अगर आप डॉक्टर से पूछें कि ये थायराइड की प्रॉब्लम मुझे क्यों हुई है, तो कुछ ना कुछ जवाब देंगे अपने हिसाब से। फिर उससे पूछो क्यों आपने जो बोला ऐसा, क्यों क्यों क्यों, तो फिर बाद में क्या, लास्ट में क्या बोलेंगे? जी हमें तो मालूम ही नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, ये केवल थायराइड के साथ ही नहीं है। आप जरा सोचिए, जितने भी विंडो शॉप करके चले गए और जितने लोग बचे, कम से कम कुछ समझ तो, आंखें तो खोल के जाओ। हाँ। तो तो डायबिटीज क्यों होती है? पता नहीं। यही आएगा आखिर में, यही आएगा, आप ट्राई करके देख लो। ब्लड प्रेशर क्यों होता है? हार्ट डिजीज क्यों होता है? पता नहीं। कैंसर क्यों होता है? पता नहीं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है? पता नहीं। आर्थराइटिस क्यों? पता नहीं। अस्थमा क्यों होता है? पता नहीं। अरे बाबा, वो कहते हैं हमें मालूम नहीं है ये, और आप उनके पास में लाइन लगा के जाते हो कि हमारा इलाज कर दो जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या डील है आप लोगों की एलोपैथी के साथ में? कुछ तो डील करके आए हो भगवान के घर में। नहीं तो ऐसा मूर्ख कौन होता है बताओ जरा, जिसको मालूम ही नहीं कि ये बीमारी क्यों हो रही है, उसके पास लाइन लगा के ट्रीटमेंट करने जाते हो, और उसके बाद में दवाई लेते हैं। फिर आपको एक प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, चौथी प्रॉब्लम। एक्सपीरियंस देख लीजिए, लाखों करोड़ों लोगों का एक्सपीरियंस है ये। आपकी ही आंख नहीं खुल रही, यानी कि कुछ तो पीछे से गड़बड़ घोटाला आपने किया है। कुछ तो फिरंगियों के साथ में डील की हुई है आपने। नहीं तो ऐसा कौन करता है? आप घर बनवाने जाएं एक बंदे के पास में, उस बंदे को बोले मुझे नहीं मालूम यार ये कैसे बनता है। नहीं नहीं, तू डील ले ही ले, पैसे ले मेरे पैसे। कौन करता है ऐसा? कुछ तो आपने कॉन्स्पिरेसी कर रखी है पीछे से, बस हमारे को शायद सामने से दिखाई नहीं दे रहा। कुछ कॉन्स्पिरेसी तो चल रही है। और ये भी नहीं है कि इससे आप ठीक हो रहे हैं। थायराइड के बाद में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है, टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया आ रहा है, वेट बढ़े जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बाल गिरे जा रहे हैं, ड्राई स्किन हुए जा रही है, PCOD हो रही है, इनफर्टिलिटी हो रही है।
माइग्रेन हो रहा है, ग्लूकोमा हो रहा है, और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मगर आप वहीं जा रहे हैं लाइन लगा के। हर बार एक नई कहानी लेके जाते हो, वो आपको नई नई दवाई पकड़ाते हैं, आपकी हालत और खराब हो जाती है, फिर वहीं जाते हो। कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। नहीं तो ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है भाई? तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, डिलीवरी के टाइम पे अपनी बुजुर्ग कोई महिला आपके घर परिवार में जानकारी में है, उनसे जरा बात करो। ये सब आपको करना पड़ेगा, हेल्थ आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा, आपकी आंखें खोलनी पड़ेंगी। नहीं तो आपकी जीवन को कोई नहीं सुधार सकता, साफ बता रहा हूं। गांठ बांध लीजिए। 100 साल में किसी का भी इलाज नहीं हुआ किसी एक बीमारी का। 100 साल में एक भी डायबिटीज ठीक नहीं किया गया दवाई खिला के। ठीक है ना? तो आपको समझने पड़ेगा, उन बुजुर्ग से बात कीजिए कि उनके कितने बच्चे थे, उनके कितने बच्चे हैं। आप देखिए आपके कितने बच्चे हैं, और आगे की जनरेशन को जरा टटोल लो कि कितने बच्चे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। हो ही नहीं सकते, बड़ा मुश्किल ही हो रहा है। तो अब उनसे पूछिए कि ऐसा क्या करते थे डिलीवरी के बाद में, आपके परंपरा में क्या था, घर में क्या करवाते थे। तो आपको समझ में आएगा, आपको बोला जाएगा कि अरे बड़ी स्ट्रिक्ट होते थे उस समय। आजकल तो फ्रीडम 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 चल रहा है ना। बीमारी 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 चल रही है ना। फ्रीडम मतलब बीमारी। बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, क्या करते थे, हवा नहीं लगने देते थे। खाट पे लिटा के नीचे गोबर के उपले से धुआं देते थे। अरे बड़े गरम गरम लड्डू खिलाए जाते थे हमें, सौंठ के और अजवाइन के, और उसमें हल्दी डाल के और गुड़ डाल के ऐसे लड्डू खिलाते। नहीं, खाओ खाओ खाओ। कितने बच्चे थे? 5 6 7 8 9। आज कितने हैं? एक में मुश्किल आ रही है। दो हो गए तो बड़ी कृपा हो गई है। अब तो शरीर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। मेरी सेकंड डिलीवरी, फर्स्ट डिलीवरी के बाद मेरे को माइग्रेन हो गया, मेरे को थायराइड हो गया, मुझे डायबिटीज हो गई, मुझे फिट्स आने लग गए, मिर्गी के दौरे पड़ने लग गए। पोस्टमार्टम डिजीज आप गूगल करके देख लो कितना बढ़ रहा है। यानी आपके साथ में कौन था और उनके साथ में कौन था, जरा ढूंढो। तो उनके साथ में तो कोई दाई, कोई बड़ी बुजुर्ग घर की होती थी। आपके साथ में तो डॉक्टर होते हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर। और हार्वर्ड कहता है कि पढ़े लिखे लोग मूर्ख होते हैं। हार्वर्ड का रिसर्च है। ऑब्वियसली मूर्खों के साथ में रहोगे तो बीमारी लेके जाओगे। आपने वात रोग तो रोका ही नहीं ना। फंक्शनल डिविएशन को रोका ही नहीं आपने। सबसे मूर्ख प्रजाति कौन है मानवता की हिस्ट्री में? फिरंगी, गोरे। और आप कौन है, और हम लोग कौन है? उनके गुलाम। तो हम तो महामूर्ख ही होंगे। मूर्खों के भी गुलाम कौन होंगे? महामूर्ख। आपका शरीर तो सबसे पहले खराब होगा। तो वात रोग है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपके बॉडी का प्रेशर इकोसिस्टम ठीक नहीं है। वात दोष हो गया। उसको आपने रोकने की कोशिश नहीं की डिलीवरी के टाइम पे, इसीलिए प्रॉब्लम आ गई। अब वो वात रोग आप रोक नहीं रहे, आप दवाई खाने की कोशिश कर रहे हो। वात का मतलब होता है फंक्शनल डिविएशन। रिस्क आ जाता है ना शरीर के अंदर, डर लगता है शरीर को, तो शरीर अपने इम्यून सिस्टम को उठाता है, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी करता है, टीएसएच ज्यादा रिलीज करता है। शरीर का स्ट्रेंथ कमजोर होने के कारण टीएसएच बढ़ेगा। ये थायराइड का रोग नहीं है। आप रिस्क डाल रहे हो अपने शरीर में, जिससे ये शरीर को ना डर लग रहा है, रिस्क बढ़ रहा है। ये क्या शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था? पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे? बिल्कुल भी नहीं डालोगे। मगर इस शरीर में तो फट से फट बचपन से केमिकल डाल रहे हो। तो सभी को ही एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, टीएसएच का इश्यू आएगा ही आएगा। दूसरी बात इसकी वजह से, एक और फैक्ट जो कि आप देख नहीं रहे, वो ये है कि माइंड का इश्यू, जिसको हम बहुत आसान भाषा में कहते हैं स्ट्रेस फैक्टर्स बढ़ गए हैं जी। स्ट्रेस का भी डेफिनेशन नहीं है, माइंड का भी डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं है एलोपैथी के पास। तो प्रेशर इको, इसको वात कहते हैं, प्रेशर इकोसिस्टम को वात कहा जाता है। इसी से आपका बॉडी का टेम्परेचर, थर्मल इकोसिस्टम कंट्रोल होता है। इसे पित्त कहा जाता है। ये दो चीजें मिलकर आपके शरीर में मटेरियल मैनेजमेंट करती हैं, जिसे कफ कहा जाता है।
कफ वात दोष थायराइड है, यानी आपके शरीर में मटेरियल का मैनेजमेंट बिगड़ गया, इसलिए आपके शरीर में फैट बढ़ जाता है, बल्की हो जाता है, वाटर रिटेंशन होता है, फ्लूइड रिटेंशन, गैसेस रिटेंशन होता है, ब्लोटिंग होती है, शरीर में एक तरफ फ्लो नहीं हो पा रहा, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, सिर पे भारी भारीपना लग रहा है, माइग्रेन हो रहा है, आंखों में प्रेशर बन रही है, ग्लूकोमा हो रहा है, एड़ियों में दर्द हो रहा है, शरीर में पेन होता है क्योंकि अकड़ता है शरीर पूरा का पूरा, फ्लो नहीं हो रहा शरीर के अंदर कुछ, प्रेशर टेम्परेचर इकोसिस्टम खराब हो गया, मटीरियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट बिगड़ गया, प्रोटीन ठीक से नहीं बन रहा। ठीक है, आप प्रोटीन खा के, शरीर प्रोटीन वो लेता नहीं है कुछ भी, आप जो प्रोटीन खाओगे बिल्कुल भी नहीं लेगा, क्योंकि अगर वो लेता तो आप मुर्गा खा के चिकन बन गए होते। नहीं बने ना, अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रोटीन आपके शरीर ने लिया नहीं, नहीं तो वही बन जाते, होता कि नहीं, घिया खा के घिया बन जाते। आप आप लोग समझदार लोग हैं, भारतीय हैं, भारत की मिट्टी से पैदा हुए ना, समझदार है, मगर प्रॉब्लम है कि पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोग समझदार हैं, तो पढ़ाई लिखाई साइड में रखो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, और आपको पता चलेगा आप समझ सकते हैं ये सब चीजें, और नहीं समझेंगे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। तो अभी क्या करना है, वात रोग अगर हो गया, कफ वात इशू, थायराइड क्या हो गया, कफ वात, वात को करेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, वात प्रेशर होता है, प्रेशर को कैसे करेक्ट करोगे, प्रेशर से करोगे। प्रेशर कैसे बनाओगे अपने शरीर में, सांस रोक के बनाओगे, कुंभक करके बनाओगे, और कोई तरीका नहीं है। कुंभक करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर अब किसी का, दुनिया तो सारी बीमार हो रही है ना। आपको मालूम है कैंसर एपिडेमिक जैसा फैल रहा है, और कैंसर भी कफवात दोष होता है, और थायराइड भी कफवात दोष होता है, और फीमेल्स को कैंसर ज्यादा हो रहा है इस वक्त में। बहुत चीजें अभी कोरिलेट करूंगा तो डर जैसा लगेगा, और अच्छी बात नहीं है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। All right. So we have Seema ji, Seema Singla. Are you suffering from thyroid issues? Give me a thumbs up. Seema Singla. Okay. I'll put you in spotlight. I hope you are comfortable with that. अनम्यूट करके थोड़ा अपने बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे। अनम्यूट कीजिए, नीचे माइक का बटन होगा, उसको प्रेस कीजिए। हाँ, बोलिए मैम। हेलो स्वामी जी। मुझे हाशीमोटो, जो डॉक्टर बता रहे हैं हाशीमोटो डिजीज बता रहे हैं। आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, मैं वैसे ही बता देता हूँ, समझ गया। एक शरीर की एक स्ट्रेंथ होती है जिससे आप शरीर को उठाते हैं। हम्म? चलने के लिए भी आपको अपने शरीर को उठाना पड़ेगा। आपको याद है बचपन में एक बच्चे को आप छोड़ दीजिए, वो कूदेगा, है ना, उसके अंदर ये, इसे उड़ान शक्ति कहते हैं, उड़ना, उड़ान, टू फ्लाई, उठना, ये उड़ान शक्ति है। उड़ान शक्ति आपके शरीर में अग्नि पैदा करती है, हीट, मेटाबॉलिक हीट, आपके डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ जो है, जठराग्नि जो है, ये उड़ान शक्ति की वजह से होता है। अगर उड़ान शक्ति ठीक नहीं है, उड़ान शक्ति ठीक नहीं है, तो सबसे पहला इंपैक्ट किस पे आता है, आपका मेटाबॉलिज्म ऐसे डाउन चला जाएगा, और दूसरा इंपैक्ट क्या आएगा, इम्यूनिटी ऐसे हाई हो जाएगी। अगर इम्यूनिटी हाई रहे हमेशा, या बार बार हाई हो, इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। आप समझिए, प्लीज, मैं कह रहा हूं आप समझो, बहुत आसानी से समझ में आ सकता है, और जाके डॉक्टरों को भी समझाओ, क्योंकि आखिरकार बात तो आप उनकी मानेंगे ही, तो उनको पहले समझा दो, फिर वो सही काम बोलेंगे, फिर मान लेना, चलेगा ना। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, अगर, अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया, आपका मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी उल्टा काम करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मेटाबॉलिज्म जैसे ही नीचे जाएगा, इम्यूनिटी ऊपर जाएगी। एक और एग्जांपल बता देता हूं, सबको यहां पे वायरल हुआ होगा, कोरोना हुआ होगा ना, वायरल या फ्लू या कोरोना, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा।
उसमें क्या होता है, जैसे ही फ्लू होता है, वायरल होता है, सबसे पहली चीज क्या होती है आपके शरीर में? फीवर आता है ना। और दूसरी चीज क्या होती है? भूख नहीं लगती। ये बात सबके एक्सपीरियंस में होगा। भूख बंद, स्वाद, स्वाद के बर्ड्स बंद, स्वाद ही नहीं आ रहा। भूख बंद और गर्मी बढ़ जाएगी। अच्छा, गर्मी बढ़ा के ये शरीर करेगा क्या? करना क्या चाहता है? वो वायरस को मार देगा। 5 डिग्री का राइज होगा टेम्परेचर, वायरस मर जाएगा, फ्लू ठीक हो जाएगा आपका। पर आप क्या करोगे? जैसे ही फीवर होगा, पैरासिटामोल खाओगे। सबके घर में है ना। आपने क्राइम किया अगेंस्ट योर बॉडी, जिसको आप साइंस बोलते हो ना, मेडिकल साइंस। इसमें साइंस जैसा कुछ है ही नहीं। आप क्राइम को साइंस बोलने लग जाएंगे तो आप कैसे ठीक होगे बताओ? तो फीवर उठा, आपने फीवर डाउन कर दिया। उल्टी होती है, उल्टी बंद कर देते हो। दस्त होता है, दस्त बंद कर देते हो। दर्द होता है, दर्द को काट देते हो। अरे आपका शरीर क्रिमिनल है क्या? अगर इस शरीर को आप बर्बाद कर देंगे तो ठीक कौन करेगा आपको? स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए, भगवान भी आके ठीक नहीं कर सकते आप, यही शरीर कर सकता है। लिख लो, ये हमेशा के लिए सनातन सत्य है, ये इटर्नल ट्रूथ है ये। आपका शरीर आपको ठीक कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत, भगवान भी आ जाए ना तो भी ठीक नहीं कर सकते। आप शरीर को कमजोर कर रहे हैं। शरीर बार बार इम्यूनिटी उठा रहा है, वो बचाने की कोशिश कर रहा है, मगर आप उसे उठने ही नहीं देंगे। आप उसे उसको ठीक नहीं करने देंगे। वापस से प्रूव क्या कर रहा हूं मैं? सबसे मूर्ख कौन होता है? सबसे मूर्ख कौन है? फिरंगी, सफेद, गोरा। और हम उसके भी गुलाम हैं। शरीर को 100 साल में हमने म्यूटेंट बना दिया, वीक म्यूटेंट बना दिया। मालूम है आपको, हमारा जीनोम बदल चुका है केमिकल्स की वजह से। अगली या उसकी अगली जनरेशन तो बचपन से ही बीमार पैदा होगी, और उसकी अगली जनरेशन शायद पैदा भी ना हो पाए। अपना विनाश करने को कोई साइंस बोलता है क्या? तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या है? आपके शरीर में जब भी रिस्क जाएगा, जब भी कोई रिस्क, जब भी आप दवाई खाएंगे, जब भी आप ऐसा फूड खाएंगे, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ऐसा भोजन करेंगे, तो शरीर को डर लगेगा, रिस्क आ जाएगा। अरे इसके लिए तो मैं डिजाइन नहीं हुआ। तो वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। आप बार बार सुबह 2 गोली, दोपहर में 3 गोली। कुछ लोग तो फैशन भी होता है ना, अरे सुबह उठ के, थायराइड वालों को तो सबसे बड़ा फैशन है, दूसरे को भी सुनाते हैं, अरे मेरी गोली चाहिए। खाते क्या हो मालूम भी है? T4 खा रहे हो, TSH बिगड़ा है, T4 खा रहे हो। पढ़ तो लो, दवाई पे लिखा क्या है, T4 खा रहे हो, टेट्रा हाइड्रोथायरोक्सिन, T4। T4 खा रहे हो आप, TSH बिगड़ा है आपका। मगर आप एक किक देते हो शरीर को, उल्टा किक, कहते हैं गधे की दुलत्ती, जिसकी वजह से TSH तो झटके से उस समय कम हो जाता है, मगर फिर बढ़ने की कोशिश होती है उसकी। यानी अब आपने एक ऐसा साइकिल शुरू कर दिया जिसे आप ठीक नहीं हो सकते, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो सकता है? हां जी, बिल्कुल ठीक हो सकता है। आप उसे हाशिमोतो बोलो, आप उसे ग्रेव बोलो, आप उसे पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, ऐसे फिरंगी नाम ही रखते हैं, ठीक आज तक किसी को नहीं किया। नामकरण संस्कार में जहां पहुंच जाएंगे, अरे कश्मीर हमने डिस्कवर किया, हजारों सालों से हमारे पूर्वज रह रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं थे। इंडिया को हमने डिस्कवर किया। अरे भाई तुम अभी पैदा हुए, हमारे सामने तो तुम बच्चे हो, और तुम आके हमको डिस्कवर कर रहे हो। बेटा बाप को पैदा कर रहा है, यहां तो उल्टी कहानी चलती है।
बिल्कुल ठीक हो सकता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अगर आपकी ये उदान शक्ति जिसकी वजह से मेटाबॉलिक वीकनेस है आपके अंदर, थर्मल ग्रेडियंट भी आपका खराब है, शरीर गर्म नहीं हो पाएगा, या पाँव को छुएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ठंडा पड़ा हुआ है, ठंड सहन नहीं होती, इस तरीके की चीजें होंगी। ये बहुत लोगों के साथ में ये एक्सपीरियंस होगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही आपका प्रेशर इकोसिस्टम खराब होता है, थर्मल इकोसिस्टम भी खराब हो जाता है। प्रेशर इकोसिस्टम को वात कहते हैं। थर्मल इकोसिस्टम गया तो अब आपका डाइजेशन यानी मेटाबॉलिक सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म जैसे ही डाउन गया, इम्यूनिटी ऊपर उठेगी। सबकी इम्यूनिटी ऊपर उठ हुई, ऐसा मत सोचो कि आपकी ही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, सब उसी तरफ में जा रहे हैं। किसी के शरीर में थोड़ी ज्यादा बल था तो अभी तक झेल रहा है, आपका शरीर झेल नहीं पाया तो जल्दी क्रैश हो गया। अगर झेलने लायक भी अपने शरीर को बनाना चाहते हैं, टॉलरेंस लेवल भी अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। कोई भी दवाई आपकी शरीर के बल को बढ़ा सकता है, शक्ति को बढ़ा सकता है क्या? चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो नेचुरल हो, आयुर्वेदिक हो। आयुर्वेदिक दवाई भी उतना ही काम करेगी जितना आपके शरीर में बल है। भोजन भी उतना ही डाइजेस्ट होगा जितना शरीर का मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ है। यही है ना? तो कोई भी दवाई बल नहीं बढ़ाएगी, आपके शरीर की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएगी, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएगी। फूड बढ़ाएगा क्या? भोजन से इस्तेमाल करें तो अपने से सवाल पूछो, अपने से क्वेश्चन करो। जब मैं 60 साल 70 साल की हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, तो 70 साल भोजन करने के बाद में मैं सुपर वुमेन और सुपरमैन बन जाऊंगी। क्या ऐसा होगा? सच में होगा? कमजोर होंगे या ताकतवर होंगे? कमजोर होते जाते हैं खाना खाते, भोजन करते करते आप कमजोर होते जाते हैं। ताकतवर तो बनते नहीं आप, लेकिन भोजन से आपको अपने आप को ठीक कर लेना है। डाइटिशियन या फिर इस तरीके के लोग यही प्रमोट कर रहे हैं ना। तो कॉमन सेंस सबको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए बताओ? तो इसका मतलब पढ़े लिखे लोगों में कॉमन सेंस भी नहीं होता, ये तो प्रूव हो गया ना। मगर सब में है। आप लोग भारतीय हैं, आप लोग इस देश की मिट्टी की पैदाइश हैं, आपके पूर्वज सबसे समझदार लोग थे, इसलिए अपनी विजडम को इस्तेमाल करें। है ना? भोजन करते करते आपका शरीर कमजोर ही होता जाता है, ताकतवर नहीं होता। तो आयुर्वेद का पहला नियम क्या है? यथा बलम तथा चिकित्सा, यानी आपके शरीर का जो बल है वही आपको ठीक करेगा। ठीक है, ये बात आप पक्का इसको गांठ बांध लो। तो सबसे पहला नियम क्या बन गया हमारे लिए हेल्थ पाने के लिए? कि अपने शरीर का बल बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? अब क्वेश्चन है कैसे बढ़ाना है। तो एक महादेव पार्वती संवाद है, उसमें पार्वती पूछती है महादेव से, किम बलम सर्व बलम, इस जीवित जगत का बल है क्या? इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो महादेव आंसर करते हैं, कुंभक बलम सर्व बलम। कुंभक करके इस जीवित जगत के बल को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये कि आप आंखें खोलो। आप मेरी बात ना मानो चलेगा, मगर फिर आप किसी और की बात भी मत मानो और एक्सपेरिमेंट करके देखो। बार बार इस बात को समझिए, सुनने की कोशिश करें, फिर अपने ऊपर उसको लागू करके देखें। तब आपको क्या करना है ये समझ आएगी और आप अपने हेल्थ को अपने हाथ में लेने की कोशिश कीजिए। डिसाइड कीजिए कि क्या करना है आप। तो सबसे पहला जो मेरा सजेशन होगा इस वक्त में पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, कुंभक कंपलसरी है। दूसरा पार्ट, अगर आपको सपोर्ट लेना है तो नेचुरल सपोर्ट को लीजिए, बाहर से कोई नेचुरल चीज का सपोर्ट लीजिए। केमिकल का सपोर्ट जब बहुत जरूरत हो, और वो भी थोड़े समय के लिए। शॉर्ट टर्म आप केमिकल दवाई ले सकते हैं, वो भी फ्रीक्वेंटली नहीं, जब बहुत जरूरत पड़ जाए।
फूड को अच्छा करना अच्छी बात है, वो आप करिए, मगर ये ना सोचें कि वो आपको ठीक कर देगा। आपके शरीर में बल होगा तो वही फूड दवाई बन जाएगी। तो बल बढ़ाना पहली जिम्मेदारी आपकी। और बाकी इस तरीके से कोशिश कीजिए 1 साल के अंदर आप किसी भी केमिकल या कोई और दवाई से निकल सके। और जब आपका शरीर बिना दवाई के स्ट्रांग होगा, हेल्दी रहेगा, तब आप पहली बार हेल्थ को वापस महसूस करेंगे अपने अंदर। थैंक यू स्वामी जी। वी हैव राजपाल सिंह जी। राजपाल सिंह जी, आपको थायराइड इश्यूज हैं? गिव मी अ थम्स अप। विल टेक अ मेल। आप सुन पा रहे हैं मुझे राजपाल सिंह जी? अदरवाइज विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो मैं आपको स्पॉटलाइट में डाल रहा हूँ, अनम्यूट करेंगे और यू कैन आस्क, यू कैन टेल अबाउट योर प्रॉब्लम। अनम्यूट करें। हेलो सर जी। मेरे को नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मेरे को थायराइड नहीं सर, मेरे को तो अभी मेरी 68 ईयर ओल्ड हूँ मैं। अभी मेरे को तो बाल उड़ने शुरू हो गए। तो मैं इसके लिए सर्वांगासन वगैरह ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करता हूँ, अरे कोशिश भाई, करता 68 की एज हो गई आपकी, दोबारा शादी करनी है क्या? हूँ। 68 हो गई। तो बाल थोड़े बहुत उड़ रहे तो क्या फर्क पड़ता है? मगर मैं फिर भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। हाँ जी हाँ जी। क्या है कि हमारे शरीर में जो बाल का जड़ होता है ना, वहां पे शॉर्टेस्ट लिविंग स्टेम सेल्स होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है? उसको बड़ी तेजी से न्यूट्रिशन चाहिए होता है। समझे? उसको बड़ी तेजी से न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जवानी में तो हमारे शरीर में जो अ, गृहपत्य अग्नि होती बहुत ज्यादा होती है, तो हमारे शरीर में कोई भी चीज बहुत जल्दी फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। मगर उम्र के साथ में ना ये फ्लो फैक्टर थोड़ा कम होता है, थोड़ा धीमा पड़ जाता है ना। दूसरी बात, हमारे शरीर की पकड़ भी उम्र के साथ थोड़ी कम पड़ जाती है। लेकिन इसको हमेशा हम बढ़ा सकते हैं, एक लिमिट तक तो हम बढ़ा ही सकते हैं। वो बढ़ाने का नियम क्या, वो बढ़ाने का तरीका क्या, इसको मैं साफ साफ शब्दों में बोलूं तो, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज फैलती है तो वो प्रेशर ग्रेडियंट में मूव करती है ना। वो प्रेशर और टेम्परेचर, वापस आइए उस पर, प्रेशर और टेम्परेचर ये दो चीजें जिससे कि आपके शरीर का मटेरियल मैनेजमेंट होता है। इसको अगर आप बरकरार करके रखेंगे, और उसको काफी समय तक रखा जा सकता है। देखो, उम्र जो है वो एक ऐसी चीज है कि अगर एक बार को आप माने कि उम्र को ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, लेकिन उस एज तक शारीरिक कार्य क्षमता को अच्छा रखा जा सकता है ना। हमें डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि हम हेल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हों। बीमार होके मृत्यु होना ये कोई अच्छी चीज नहीं। तो ये कैसे हम इसको इंश्योर कर पाएंगे? अगर आप अपने शरीर का प्रेशर और टेम्परेचर, ये दो फैक्टर को इंप्रूव कर पाएंगे। और ये दो फैक्टर को इंप्रूव करने का एक ही तरीका, वो है कुंभक। कुंभक से ही प्रेशर आपके शरीर में बनता है, उसी से टेम्परेचर भी बिल्डअप होता है, आपकी जठराग्नि भी बढ़ेगी, गृहपत्य अग्नि भी अच्छी रहेगी, मेटाबॉलिक हीट भी आपका अच्छा बनेगा। तो ये करने से क्या होगा कि जो भी आपका हर एक का अपना, देखो ये तो कॉस्मेटिक हो गया, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मगर अंदर से जो कारण है ना, जिसकी वजह से शायद उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा उतनी तेजी से, या फिर क्या है, डाइजेशन अगर वीक है, पेट में कई बार क्या होता है, पेट की प्रॉब्लम होने की वजह से भी बाल झड़ते हैं। और ये टेम्पररी भी होता है, कभी कभी होता है 6 महीने तक बाल झड़ के बंद हो जाएंगे। और कभी कभी क्या होगा कि आपका पेट अगर ठीक नहीं है, डाइजेशन अगर ठीक नहीं है, या कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहा, तो क्या होगा, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो ठीक होगा, आपके बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे, है ना। तो कुंभक करने से ये भी ठीक होगा, है ना। आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, कॉन्स्टिपेशन का फैक्टर ठीक हो जाएगा, वो इंप्रूव हो जाएगा। आप ज्यादा अच्छा भोजन, भूख लगेगी खुल के, भोजन करने में मजा आएगा। तो जब तक जिए कम से कम भोजन का आनंद तो लें, कुंभक करते रहें, भोजन का आनंद लें, और ये जो कारण है जिसकी वजह से ये को ठीक कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा।
Swamiji, we will take a few questions. A person has said, I have high anti-TPO. Will Kumbhak help in correcting high anti-TPO? एंटी टीपीओ, हाँ, Yeah, जी. प्रोलैक्टिन की बात कर रहे हैं ना? ये प्रोलैक्टिन हाई, एंटी प्रोलैक्टिन या फिर प्रोलैक्टिन के लेवल्स हाई हो रहे हैं, ऐसा है? Just a sec. Let me check the question again. We can move on to another question in the meantime. नहीं, Do टीपीओ एंटीबॉडीज ज्यादा है, ठीक है। टीपीओ एंटीबॉडीज ज्यादा है। एंटीबॉडीज कब बढ़ते हैं आपके शरीर के अंदर? एंटीबॉडी, आप समझो, कोई एक चीज जब ज्यादा बढ़ गई आपके शरीर के अंदर, तो उसको नीचे करने के लिए एंटी टीपीओ आएगा। तो ये बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि आपका इम्यून फैक्टर बढ़ रहा है, ऊपर आ रहा है। ये अगर बार बार ऊपर आएगा तो इसको क्या बोल देंगे? ये तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। तो एंटी टीपीओ एक्चुअली जो टीपीओ रिस्क है उसको हैंडल करने के लिए आ रहा है। तो टीपीओ रिस्क हो गया, टीपीओ रिस्क हो गया। तो रिस्क को कम करने के लिए आपके बॉडी का टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, इस बॉडी का मेटाबॉलिक फैक्टर इंप्रूव करना होगा। तीसरी बात, इस बॉडी का डिटॉक्स फैक्टर इंप्रूव करना होगा। तीन चीज समझो। और भी डिटेल में बात कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन क्या है कि ये यूनिवर्सिटी क्लास तो नहीं चल रही ना। और कितना भी ज्ञान ले लें आप ठीक हो जाएंगे क्या? ये सारे ज्ञानी है ना, गूगल कितना बड़ा ज्ञानी, गूगल भर लो अपने दिमाग में, ठीक हो जाओगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डॉक्टर ठीक करता है आपका? नहीं करता ना। तो कहानी कितनी भी बड़ी कर दें, वो ठीक तो नहीं करते। तो तीन चीज बताया मैंने। क्या बताया? टॉलरेंस बढ़ाना होगा। टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? 10 किलो का वेट उठाइए। कैसे टॉलरेट करते हो 10 किलो का वेट? कैसे उठाते हो? सांस रोक के। अगर 20 किलो उठाना पड़े तो सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी होगी, नहीं तो 20 किलो क्रैश कर देगा आपको। तो टॉलरेंस उसका बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। यानी क्या करना पड़ेगा? कुंभक करना पड़ेगा। कोई और तरीका है? नहीं, कोई और तरीका नहीं। दूसरा पार्ट, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ, मैंने अभी बात किया। इसको फॉर्मूले के टर्म्स में अगर आप बोलो तो एटलीस्ट 4 गुना ज्यादा इनहेलेशन के आपकी होल्डिंग स्ट्रेंथ होगी, तो आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा। दो बात कर दिया। तीसरी बात, डिटॉक्स फैक्टर, व्यान शक्ति। व्यान, ये वायु के साथ भी रिलेटेड है। डिटॉक्स फैक्टर, रिलैक्सेशन फैक्टर भी इसको कह सकते हैं। 4 गुना ज्यादा सांस रोकने के बाद अगर इनहेलेशन के 2 गुना ज्यादा एक्सेलेशन की स्ट्रेंथ है आपकी, बिना तकलीफ के एक्सेल कर पाते हैं, तो आपका ये डिटॉक्स फैक्टर या रिलैक्सेशन स्ट्रेंथ होगा। तो आपका एड्रिनल ओवर एक्टिविटी नहीं होगी, आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे, आप सिचुएशन को झेलने की क्षमता आपकी अच्छी होगी, बल्कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी रिलैक्स कर पाएंगे। ये तीन चीज जैसे ही आप बढ़ाते हैं तो ये शरीर को एंटी टीपीओ रिलीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। we have a person who's suffering from neurofibromatosis. Okay, she's from Andhra Pradesh, and these are if we check the term neurofibromatosis, these are tumors which are formed in brain, spine, and nerves, which impacts the person. So, can Kumbhak help in neurofibromatosis? अगेन गो बैक टू रीजन। आपको डॉक्टर ने बोला न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ऐसा अंग्रेजी का वर्ड डाल दिया। आप उससे पूछो क्यों हुआ, मुझे जवाब क्या मिलने वाला है? हमें नहीं मालूम। क्या कोई और जवाब मिलेगा? तो आप इलाज कराने, मैं वापस से बोल रहा हूं, कोई कंस्पिरेसी तो चल रही है, आपने किया तो है कुछ कंस्पिरेसी। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस क्यों हो रहा है, या इसको आप जो भी बोलना चाहें, यानी कि न्यूरॉन के फाइबर्स का स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है।
आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से समझो। किसी चीज का स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है तो आपके शरीर की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की स्ट्रेंथ कम है। हाँ या ना? अगर आपके शरीर में किसी फाइबर का स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, वो गांठ बन रही है, स्ट्रक्चर बिगड़ गया, तो वो जो सही स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने की जो शक्ति है आपके शरीर की वो कम हो गई। वो क्या होती है? इसे व्यान शक्ति कहते हैं। वंस अगेन, व्यान शक्ति को मैंने पहले भी बताया, आप दोबारा से समझो। इनहलेशन से 4 गुना ज्यादा होल्ड और 2 गुना ज्यादा एक्सलेशन करने की स्ट्रेंथ, ये कुंभक शक्ति ही है एक फॉर्मूले के तहत। अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ को सही करना ये पहली जिम्मेदारी होती है, ये पहले फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है इसका, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। तो ये तो करना ही पड़ेगा और इसी से होगा ठीक, और तो कोई तरीका ही नहीं है। दूसरा, बाकी आप जो कुछ करवाएं सिम्टम के अकॉर्डिंगली, अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेते भी हैं तो दैट हैज टू बी शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। इसके अलावा शरीर के बाकी बलों को बढ़ाना, ये भी आपके ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी में आना चाहिए। जैसे व्यान शक्ति को बढ़ा, मगर देखा जाए तो आपके शरीर में मूलतः 6 बल होते हैं: देह बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, दोष बल, ओजस बल। ये 6 बलों को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ओवरऑल हेल्थ आपकी इंप्रूव होती जाएगी। तो मॉड्यूल डिजाइन जब किया जाता है, जैसे थायराइड का मॉड्यूल भी डिजाइन हुआ, तो इसमें प्राइमरी जो है वो एक फैक्टर रखा जाता है जो कि थायराइड का कारण है, लेकिन इसके साथ में बाकी चीजें और भी डाली जाती हैं जो कि ओवरऑल आपके शरीर के बलों को बढ़ा सके। ठीक है ना? तो ये आपको करना पड़ेगा ना, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। नहीं तो मैं कह रहा हूं, आप एक्सपेरिमेंट करो, आप पूछिए, आप बात कीजिए, आप गूगल में सर्च कीजिए। आप डॉक्टर, सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाके पूछो कि ये आपने इतना लंबा चौड़ा वर्ड बोला है, ये क्यों हुआ मुझे, और जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। एक नहीं तो दूसरे, दूसरे नहीं तो तीसरे, इंडिया नहीं तो अमेरिका, कहीं तो जाओ, चांद पे भी जाओ, ढूंढने की कोशिश करो, कहीं भी नहीं मिलेगा आंसर। एक आंसर जरूर मिलेगा कि ये तो ठीक होता ही नहीं है। ये आंसर जरूर मिलेगा। Thank you, Swamiji, for taking out time to do on-the-spot diagnosis and answering questions. We are already reaching 9:15, so I think